वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। हम कर रहे हैं जनवरी 2017 के पेपर 3 के क्वेश्चंस, जिसमें हम ऑलरेडी पेपर 3 में 60 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं जनवरी 2017। ओके, अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब and share with your friends who are preparing for net economics. Okay, हम यहाँ पे पेपर 2 भी कवर कर चुके हैं जैन 2017 का, और हम काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर चुके हैं। सो लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जितने करेंगे उतना बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा जो क्वेश्चन है फ्रॉम 61 to 65, इट इज बेस्ड ऑन assertion and reason. assertion reason पे बेस्ड है। आजकल ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो प्लीज इनके ऊपर हमेशा ध्यान रखना। रीजंस हमारे गिवन है, हमें अब क्वेश्चन करना है और हमें चेक करना है कौन सा कोड जो है वो सही होगा। पहला, हमें असर्शन क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 61 में, एन इम्प्रूवमेंट इन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इज एन इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन कैपेसिटी टू इंपोर्ट। अगर हमारा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि हमारी इंपोर्ट की कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है। और इसका रीजन क्या दे रखा है कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड कैन बी कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड बाय द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, अगर हम बात करें इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड की, तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम एक तरीके से कैपेसिटी टू इंपोर्ट भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इंडेक्स ऑफ the prices of export and index of prices of import. This is the income terms of trade. income terms of trade को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटी टू इंपोर्ट भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि लॉन्ग रन में जो वैल्यू होती है टोटल एक्सपोर्ट की कंट्री की, वो इक्वल होती है टोटल इंपोर्ट के। ठीक है, हमारा यहाँ पे assertion तो सही है कि अगर हमारा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा तो वो इंडिकेट करेगा कि हमारी इंपोर्ट की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, बट रीजन ये गलत है। तो अगर हम कोड की तरफ चलें तो A is true, assertion is true and reason is false, मींस C ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 62। assertion हमारा गिवन है, Industrial development strategy in India is faced with the choice of scale, size, intensity of factor use. जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी स्ट्रेटेजी अगर हम इंडिया में बात करें तो वो क्या फेस करते हैं अपने सामने, कि उन्हें चूज करना पड़ता है कि उन्हें मीडियम बनानी है, लार्ज स्केल बनानी है, कैसी बनानी है, साइज डिसाइड करना पड़ेगा और कितनी फैक्टर उन्हें यूज कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। और इसका रीजन क्या दे रखा है? ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है और इसका रीजन क्या दे रखा है कि फैक्टर इम्बैलेंस एंड रिसोर्स फ्लोज आर नॉट फेवरेबल टू सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक सस्टेन वे में हो तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज की आती है? रिसोर्स के फ्लो की और फैक्टर इम्बैलेंस होते हैं। ठीक है, जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं वो सारी चीजें, तो बिल्कुल सही है। ये हमारे सामने चॉइस की बात आती है इन सारी चीजों की, इंटेंसिटी ऑफ फैक्टर, और उसका रीजन दे रखा है कि क्यों। तो हमारे assertion और रीजन दोनों सही है। बोथ assertion and reason are true and assertion is the correct explanation of A. Now moving to the question number 23. Agriculture production is categorized by growth and instability in India. अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो उसका एक मेन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसको जाना जाता है उसकी ग्रोथ के लिए और इंस्टेबिलिटी के लिए। इंस्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। और रीजन हमें क्या गिवन है? देयर आर मार्क्ड इंटर रीजनल एंड इंटर क्रॉप वेरिएशन इन फार्म प्रोडक्शन इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, इंटर रीजनल और इंटर क्रॉप वेरिएशन होती है, इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी की तरफ हम जाते हैं। तो assertion रीजन हमारा बिल्कुल सही है। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Now moving to the next question, question number 24. Question number 24 में हमारा assertion क्या गिवन है? Regional trade block hinders free international trade. रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जो क्या करता है वो रोकता है, हम फ्री इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाते हैं। फ्री ट्रेड एरिया मतलब जहां पे कोई बैरियर नहीं है ट्रेड का, गुड्स एंड सर्विसेज पे कोई बैरियर नहीं है। इट इज अमंग मेंबर कंट्रीज में होती है और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ कोटा की बात करें, ठीक है।
ऑन द बेसिस, या फिर टैरिफ की बात करें या फिर सब्सिडीज की बात करें तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। मेंबर कंट्रीज डिसाइड करती हैं उनकी पॉलिसीज किसके लिए, फॉर द नॉन मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि ये एक तरीके से हिंडर है हमारे फ्री इंटरनेशनल ट्रेड में और दे डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट नॉन मेंबर कंट्रीज, और ये नॉन मेंबर कंट्रीज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कोटा अमंग द मेंबर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता लेकिन नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो एजर्शन रीजन सही है, तभी तो हिंडर है, तभी तो रोकते हैं हम, फ्री इंटरनेशनल ट्रेड रुक रहा है, रुकावट आ रही है। सो एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मींस ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस पे बेस्ड है, और इसका हमें रीजन क्या दे रखा है, रीजन हमें गिवन है कि हायर द इनकम लोअर विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द टैक्स पेयर। ज्यादा इनकम होगी तो टैक्स पेयर की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करें तो प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा टैक्स होता है, जो इंक्रीज होता है विद द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीज। अगर हमारी टैक्सेबल अमाउंट बढ़ रही है तो हमारा टैक्स भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। तो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ऐसा टैक्स जो कर रहा है, इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम लो टू हाई। ओके, एंड इट इज अ रिजल्ट दैट एवरेज टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर होता है उसका एवरेज टैक्स रेट जो होता है वो कम होता है उसके मार्जिनल टैक्स रेट से। एवरेज टैक्स रेट उसका कम होता है उसके मार्जिनल टैक्स रेट से। तो इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस पे बेस्ड होता है, बिल्कुल बेस्ड होता है, और जितनी इनकम होती है उतना कम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है। तो एजर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, हमारे ये वाले क्वेश्चन हो गए एजर्शन रीजन के। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 66, द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू 150, लेबर का दे रखा है 0.7 और कैपिटल का हमें दे रखा है 0.5। ठीक है, एग्जिबिट्स द रिटर्न टू स्केल, ये कौन सा रिटर्न टू स्केल जो है वो हमें शो करता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या फिर फ्लक्चुएटिंग रिटर्न टू स्केल, कौन सा रिटर्न टू स्केल हमारा शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, 0.7, एंड एक्सपोनेंट बीटा की वैल्यू हमारी गिवन है 0.5। अगर हम सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा तो हमारा कितना आएगा, 0.7 प्लस 0.5, तो इट इज इक्वल टू 1.2। Yes, and if we know that if alpha and beta is greater than 1, then this production function shows you an increasing return to scale. This production function shows you an increasing return to scale. तो option second हमारा क्या होगा, सही, that means B option is correct. Now moving to the next question, question number 67. In an open economy input-output model, A is the input coefficient matrix and the viability condition to be satisfied. viability condition कौन सी satisfy होनी चाहिए। अब अगर हम ये बात करें तो ये है Hawkins-Simon condition. This is an Hawkins-Simon condition. ठीक है, इसमें क्या होगा, ये पॉसिबल है कि जब हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो कंप्यूट करते हैं तो हमें इनपुट आउटपुट मॉडल को देखना पड़ता है, और कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस ए मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और वो हम डिराइव नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी इन्वर्टेड और इट कैन नॉट बी डिराइव्ड। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट क्वांटिटी है वो कंप्यूट कर लेंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज क्या आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, हॉकिंस-साइमन कंडीशन हमें क्या बताती है, इट स्टेट्स दैट द कंस्ट्रेंट जिसपे हम अपना पैरामीटर रख रहे हैं इनपुट आउटपुट मॉडल का, वो हमें ऐसी सिचुएशन की तरफ लेके जाता है जिससे हम बच नहीं सकते हैं, वो सिचुएशन से हम बच नहीं पाएंगे, और ये जो मॉडल है वो नॉन नेगेटिव आउटपुट जो है वो देगा फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज। तो हॉकिंस-साइमन कंडीशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जितने भी लीडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ऑल द लीडिंग प्रिंसिपल्स मैट्रिक्स ऑफ माइनस ऑफ मैट्रिक्स 1 माइनस ए, वो सारे क्या होने चाहिए, वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होने चाहिए। मस्ट भी लगा दो या स्ट्रिक्टली लगा दो, एक ही बात है, दैट मस्ट बी और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होने चाहिए। और ये इंश्योर करे कि अगर हम इनवर्स करें मैट्रिक्स का, अगर हम इसका इनवर्स कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट करें सारे एलिमेंट्स के साथ, और वो क्या आए, नॉन नेगेटिव आए। ठीक है,
दिस इज द कंडीशन इन एन इकोनॉमी, इन एन ओपन इकोनॉमी इनपुट आउटपुट मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन फोर्थ डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, मैच द फॉलोइंग पे बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। तो बहुत आसान है, ग्रेंजर टेस्ट क्या दिखाता है, कैजुअलिटी, ग्रेंजर टेस्ट कैजुअलिटी। तो ए का तो क्या आएगा, ए का आएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। डिकी फुलर टेस्ट, एफ टेस्ट, ओवरऑल सिग्निफिकेंस, सी का क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आएगा, फोर्थ आएगा। डर्बिन वॉटसन टेस्ट, ओके, ग्रेंजर टेस्ट कैजुअलिटी, सॉरी यहां मैं बोल कुछ नहीं हूं और मार्क कुछ हो रहा है। ग्रेंजर टेस्ट कैजुअलिटी, डर्बिन और एफ टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस, ये दोनों तो हमेशा आते हैं, तो ये तो हमेशा रट लेने चाहिए। एफ टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस, देखो कि सी का फोर्थ ऑप्शन कहाँ है, एक तो फर्स्ट में है और एक फोर्थ में है, तो मतलब ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं आएगा, या तो ए आएगा या डी आएगा। डर्बिन वॉटसन टेस्ट ऑटो कोरिलेशन को शो करता है, तो डी का फर्स्ट कहाँ है दोनों में, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। दोबारा चेक कर लेते हैं, ग्रेंजर टेस्ट कैजुअलिटी, डिकी फुलर टेस्ट स्टेशनैरिटी, एफ टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस और डर्बिन वॉटसन ऑटो कोरिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू दैट डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा। ग्रेंजर टेस्ट कैजुअलिटी और एफ टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस हमेशा आता है, या फिर डर्बिन वॉटसन ऑटो कोरिलेशन हमेशा आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा आता है ये। Indirect least square method of estimation is applied to the equation of simultaneous equation system and the estimates obtained will be। ये क्वेश्चन एंटी के हिसाब से गलत है, इसके सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं, तो हटा देते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, गिवन द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन ऑफ ए फर्म, फाइंड द प्राइस एट विच प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज। ऐसा प्राइस हमें फाइंड आउट करना है जिसपे हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज्ड हो, और किस सिचुएशन पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होता है, व्हेन MR इज इक्वल टू MC या फिर MC इज इक्वल टू MR। इस सिचुएशन पे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट फंक्शन गिवन है, दैट इज द 5Q स्क्वायर प्लस 20Q प्लस 10, और प्राइस हमारा कितना गिवन है, 100 माइनस 3Q। तो यहाँ पे हम MC निकालेंगे विद द कॉस्ट, हमें MR निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस हमारा गिवन है 100 माइनस 3Q, इसको मल्टीप्लाई करो इसकी क्वांटिटी से, तो क्या आएगा 100Q माइनस 3Q स्क्वायर, ये आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू आ गया। अब टोटल कॉस्ट देखें, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी गिवन है, टोटल कॉस्ट हमारी गिवन है 5Q स्क्वायर प्लस 20Q प्लस 10। अब हमें क्या निकालना है, MR एंड MC, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट। अब हम निकालें अगर यहां से मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी, 5Q स्क्वायर है तो ये हो जाएगी 10Q, ये 20Q है तो ये 20, 10 का 0, तो ये बन गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू हम देखें तो ये 100Q का क्या रह जाएगा, सिर्फ 100, और 3Q स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 3 2 6, 6Q, ठीक है। ये आ गया MC, ये आ गया MR। फॉर द इक्विलिब्रियम सिचुएशन फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, MC इज इक्वल टू MR या MR इज इक्वल टू MC। तो MR हमारा कितना है 100 माइनस 6Q, और MC हमारा कितना है 10Q प्लस 20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 10Q, यहाँ माइनस 6Q है, यहाँ पे प्लस 6Q हो जाएगा। 80 इज इक्वल टू 16Q, Q कितना आ गया, 80 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज द 5। हमारी Q की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। अगर हम उसे अब प्राइस में पुट करेंगे तो 100 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 100 माइनस 3 5 जो 15, आंसर क्या आ जाएगा 85। हमें क्या पूछा गया है, given the following total cost and demand function of a firm, find the price ही निकालना था, at which profit would be maximized। प्राइस कितना आ गया 85। आसान सा क्वेश्चन था ये, सिर्फ हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए हमारी सिचुएशन है MC MR के इक्वल होना चाहिए। टोटल कॉस्ट हमारी गिवन है, टोटल कॉस्ट से आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू हम निकाल लेंगे किससे, प्राइस से, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू निकल गया तो हम उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, MR आ जाएगा, MC MR को इक्वल रखो, आंसर आ जाएगा, है ना।
Next question, question number 71. Consider the above diagram of linear programming problem if the optimum solution is at point A. अगर हमारा optimum solution A point पे है तो हमारा slack variable corresponding to which constraint are non-zero रहे तो कौन सा होगा। अब देखो A लाइन ये है, इसको हटा दो, बची हुई दोनों कौन सी है हमारी, कौन सी प्रॉब्लम है, एक तो EF की है और एक सीड की है, यही दोनों होगी इसके अपोजिट। सो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। इन आर टू वेरिएबल रिग्रेशन y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट y और x के बीच में कितना दे रखा है 0.7, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज करेक्ट, तो कौन सा हमारा सही होगा। यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है, r स्क्वायर, दैट इज 0.7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 0.49 दैट इज द 49%। देख लो 49% वेरिएशन इन y विच इज एक्सप्लेन्ड बाय x। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। कोएक्स अप्रोच टू इकोनोमेट्रिक एनालिसिस डील्स विद द रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग। कोएक्स की जो अप्रोच है इकोनोमेट्रिक एनालिसिस की, वो कौन से रिलेशनशिप को शो करती है, लैग्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन हमारा होगा सही। तो कोएक्स अप्रोच की अगर हम बात करें तो वो डील करती है विद द रिलेशनशिप्स इन्वॉल्विंग द लैग्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। For the demand function P is equal to 10 minus 2x minus 5x square, what is the price elasticity of demand when we have given x is equal to 2? x की वैल्यू हमारी 2 गिवन है, हमें निकालनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत बार कर चुके हैं। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू नेगेटिव साइन बिकॉज इट शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू p प्राइस into price divided by quantity that is x। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्राइस कितना गिवन है, प्राइस इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस 0.5x स्क्वायर। ये हमारी क्या करेंगे, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। p के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p, देन वी गेट द वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10 की क्या हो जाएगी 1, माइनस 2x की माइनस 2, 0.5x स्क्वायर की क्या हो जाएगी 1.0x, ये मान लेते हैं। ठीक है, इसे हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू p। अब हम इस वैल्यू को, हमें क्या चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के लिए, हमें ये वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को हमने यहां रखा, देन वी गेट, हमने माइनस कॉमन लिया, 1/2 plus x, this value we get, yes। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है -1, 2 प्लस एक्स, ऑलरेडी पहले माइनस का साइन होता ही है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करने के लिए मल्टीप्लाई, प्राइस हमें कितना दे रखा है 10 माइनस 2x माइनस 0.5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे x की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो जो हमारी कितनी गिवन है 2। हमने वो वैल्यू पुट की तो हमारा कितना आया -1, 2 प्लस 2 दैट इज 4, मल्टीप्लाई 10 माइनस 4 दैट इज 6 एंड 6 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, हमारी आ जाएगी यहाँ पे 4 वैल्यू, x की कितनी है 2, 2 2 जा और 2 से 1 कटा 2, तो ये आ जाएगी -1/2, माइनस तो ये कट ही हो गया यहाँ पे 1/2, 1/2 का क्या आएगा 0.5। कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सा इसे फॉर्मूले में पुट करना है और वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो आंसर कितना आ गया 0.5। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। इन अ रिग्रेशन विद 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 20 ऑब्जर्वेशन, f value calculated is to be tested. What will be the degree of freedom for numerator and denominator in testing procedure? क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, अगर हम न्यूमरेटर का निकालें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे कितने 3।
और अगर हम निकालें डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डिनोमिनेटर तो वो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस 1, ये आ जाएगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है 20, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे कितने हैं 3, माइनस 1 कितना आ गया 16, सो 3/16 दिस इज द आंसर, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ हमारा पेपर 3 भी कंप्लीट होता है जैन 2017 का। Hope you find it helpful. If you find it helpful, then please like, share and subscribe. Keep learning and keep growing. Sharing is caring. Thank you very much everyone. Take care and bye-bye.